जय हिंद, इनकलाब, इनकलाब, वंदे। साथियों, बहुत मेरी यहाँ पे तारीफ हुई है। मुझे लगता नहीं मैं हकदार हूँ इस सब की। मैं सिर्फ आपकी तरह आम इंसान हूँ, और आम इंसान, आम आदमी होने का मतलब है वो हर एक इंसान जो इस वक्त इस सिस्टम से परेशान है, जो बेहतर भारत का सपना देखता है, जो जब अखबार पढ़ता है या टीवी न्यूज़ देखता है तो उसे अफसोस होता है, उसे तकलीफ है कैसा हमारा समाज है, कैसी हमारी राजनीति है। साथियों, उस राजनीति को तब्दील करना है और राजनीति से राज को हटाना है और नीति वापस लानी है। जी हाँ, राजनीति में सिर्फ राज है साथियों, और हमारे इस प्रजातंत्र में प्रजा नहीं है साथियों, सिर्फ तंत्र है। तो वापस प्रजातंत्र लाना पड़ेगा, जमहूरियत लानी पड़ेगी, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जो एक खोखला नारा बना है उसको बाकायदा मुकम्मल करना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा, फिर से उसकी परिभाषा बदलनी पड़ेगी। साथियों, टीवी न्यूज़ की सब लोग बात कर रहे थे। मैं खुद टीवी न्यूज़ चैनल का हिस्सा थी, उसी की मैंने ट्रेनिंग ली, बाकायदा कई सालों से खबरें पढ़ती रही, स्टिंग ऑपरेशन भी किए, प्रोड्यूस भी करे बहुत सारे शोज। मैं बार बार टीवी न्यूज़ में बोलती थी वोट देना हमारा जो है अधिकार है, फर्ज है, लेकिन किसको दे वोट साथियों? खुद सोचती थी मैं किसको वोट दूं। सबका कच्चा चिट्ठा मैं जानती थी, सब जानते हैं, इसलिए अफसोस होता था। बड़ी बड़ी बातें कहने को पड़ती थी मुझे। ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लोग जो है चुनकर आते हैं, लोग चुनते हैं उनको, लेकिन असलियत कुछ और। हमारे संसद में 1/3 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 1/3 लोग सिर्फ और सिर्फ वंशवाद के चलते वहां बैठे हैं। अपना जो आखिरी नाम है ना, सरनेम, उसकी वजह से, चाहे वो सुप्रिया सूले हो, चाहे वो पीए सांगमा की बेटी आगता सांगमा हो, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या फिर सचिन पायलट हो, या उधर सीएम आपके उमर अब्दुल्ला हो, सबकी सब साथियों ये भाई भतीजावाद हर जगह देखने को मिल रहा है। कहने को प्रजातंत्र है, लेकिन कैसा प्रजातंत्र साथियों? अफसोस की बात है। इसलिए मुझे लगा कि कुछ करना पड़ेगा। मैं ऊब गई थी देखकर, रास्ता समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था शायद मैं ही ऐसा सोचती हूँ, शायद, लेकिन जब मैंने अन्ना आंदोलन को देखा तो मुझे लगा एक पूरा यहाँ पे परिवार है आम इंसान का, परेशान हाल, दुश्वारी से जूझ रहे लोगों का, जो वाकई में देश के पुनर्निर्माण के लिए निकलना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसके पास विकल्प नहीं है। वो रास्ता देखा मैंने अन्ना हजारे आंदोलन में, और मैंने देखा कैसे कैसे दांव पेच खेले गए सियासी पार्टियों ने। मैंने देखा कैसे उल्लू बनाने की सारी कोशिशें की गई। इनके बड़े बड़े वक्ता, कहने को बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्या क्या बकवास बातें टीवी में बोलते रहे। मुझे हंसी आती थी। पहले बोलते थे ये लोग तो भाजपा के एजेंट हैं, उनसे पैसे लिए हुए हैं। हम कहते थे कैसे हो सकते हैं? अब कहते हैं ये कांग्रेस के एजेंट हैं। ये कांग्रेस वाले कहते हैं ये भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा वाले कहते हैं हम कांग्रेस के एजेंट हैं। हम कहते हैं हम एजेंट हैं। सही कह रहे हैं आप, हम आम आदमी के एजेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के एजेंट हैं। और आम आदमी की तकलीफ, उसकी पीड़ा, उसका गुस्सा, उसकी उम्मीद लेकर निकले हैं। और जी हाँ, हम नेता बनने नहीं आए थे, सही बात है, लेकिन नेताओं की जो दादागिरी है ना, धौसगिरी, इसको खत्म करने के लिए नेता भी बनेंगे, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और झाड़ू लगाते हैं जो घर में, सड़कों पर, वो विधानसभा में भी लगाएंगे। कुछ कचरा साफ करना है वहां पे साथियों, काफी कुछ, उसको हटाएंगे और संसद भी जाएंगे। और वापस जो सरदार पटेल जैसे जो हमारे नेता रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता रहे हैं, उस तरह के लोगों को देखना चाहेंगे अपनी संसद में। कलमाडी राजा जैसे लोगों को नहीं, शीला दीक्षित गडकरी जैसे लोगों को नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की जय जयकार होती है। कोई ना सुषमा मैडम की, ना सोनिया मैडम की, ना बरखा मैडम की, कोई मैडम नहीं है यहाँ पे, कोई महारानी महाराजा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी, आम परिवार, आम औरत। साथियों, मुझे लगता था हालात बहुत खराब है देश में, सच में लगता था। ये जानती हूँ, पत्रकार रही हूँ, मुझे ये लगता था। लेकिन जब मैं बाकायदा रोजाना जनसंपर्क के लिए निकलती हूँ, देखती हूँ हालात को, लगता है हालात बहुत ही ज्यादा खराब है।
स्थिति बाकायदा इस वक्त देखने को बेकाबू है। कुछ करना पड़ेगा, वक्त आ गया है साथियों। और एक उदासीनता से, एक ऐसे दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है, एक सिनिसिज्म से अंग्रेजी में कहते हैं, निराशावाद इसे कहते हैं। जरूरत है आशावाद की तरफ जाने की, उम्मीद की तरफ जाने की, एक नई क्रांति की, एक नए सैलाब की, एक नई ऊर्जा की साथियों। वो मुझे दिखाई दी सिर्फ और सिर्फ एक सिपाही में, देश के एक सपूत में, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। वाकई में अगर भ्रष्टाचार का एक काल है तो वह है अरविंद केजरीवाल। अगर अत्याचार का कोई एक काल है तो वह है अरविंद केजरीवाल। सबसे पहले किसने बड़े खुलासे किए बिजली और पानी के, बताइए आप लोग? अरविंद केजरीवाल ने। 15 जो मंत्री जिनके भ्रष्टाचार के सारे मामले थे, बाकायदा प्रमाण के साथ किसने सत्याग्रह किया, किसने अनशन किया? सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने। किसने सबसे ज्यादा मेहनत की शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार को उजागर करने की में, गडकरी के भ्रष्टाचार को उजागर करने में, बड़े बड़े खुलासे करने में, पानी की कंपनियां कैसे पानी बेच रही हैं, क्यों अकाउंटिंग नहीं हो रही है, ऑडिटिंग नहीं हो रही है बिजली की कंपनियों की, क्यों जो ट्रांसफॉर्मर आप देख रहे हैं जिसके 900 करोड़ दाम बताए गए हैं, वो अगर 400 करोड़ है तो 500 करोड़ रुपए क्यों दिखाए गए भैया? क्यों हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है? विजय गोयल तो सिर्फ नकल करते हैं, काम कौन करता है? अरविंद केजरीवाल। किसने मोर्चा खोला है शीला दीक्षित के खिलाफ, बेड़ा उठाया है, तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने हिम्मत की है, प्रमाण दिए हैं, अकाउंट दिखाए हैं, लीगल कागजात दिखाए हैं। क्या ऐसा विजय गोयल ने किया? ये सिर्फ नकल की। सत्याग्रह पे कौन बैठा 15 दिन भूखा? अरविंद केजरीवाल। बिजली के कनेक्शन किसके हटाए जा रहे हैं, मीटर किसके हटाए जा रहे हैं? आम आदमी पार्टियों के लोगों के। मेरे घर में 8 पुलिस वाले आए, बिजली का मीटर उखाड़ के ले गए। सिर्फ मेरी भाभी घर में अकेली थी उस वक्त। बहुत कहा रुको, लेकिन नहीं माने। लेकिन राजनाथ सिंह, रामविलास पासवान जैसे लोगों के और जगदीश टैटलर जैसे लोगों के लाखों के बिल हैं साथियों, उनके मीटर छूने की हिम्मत नहीं हुई। यानी कि दिल्ली पुलिस का काम, और ये उनकी गलती नहीं है, वो भी फंसे हैं भाई, ऑर्डर कहीं और से आते हैं। सिर्फ काम है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को परेशान करो। हमें सजा दी जा रही है झूठ सच बोलने की और झूठ को उजागर करने की, ये सजा दी जा रही है। हम तैयार हैं, हम डरने वालों में से नहीं है साथियों, डरेंगे नहीं, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। कुछ भी करके देख लो, नहीं डरने वाले हैं हम लोग। पुलिस साथ है, आम जनता हमारे इस वक्त, कोई डरने वाला नहीं है। सच में जो डर जाता है ना वो मर जाता है। कब तक डर डर के रहेंगे, कब तक डर डर के रहेंगे साथियों? अब नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे ये। जी हाँ, लेकिन जब सत्ता में आएंगे और आम आदमी की सत्ता होगी, इनको सजा दिलाएंगे, इनके झूठ की, इनके कुकर्मों की, और लगातार खुलासे करेंगे। और जब तक ये भ्रष्ट नेता वहां नहीं जाते जहां पे इनका जगह है, यानी कि तिहाड़ जेल, चैन से नहीं बैठेंगे साथियों हम लोग, और इस सिस्टम को बेहतर करेंगे। और हम बार बार ये कहते हैं आप लोगों से कि इस वक्त जरूरी है कि सच्चे देशभक्त सामने आए। आप देखते हैं फौजियों को कितनी मेहनत करते हैं, हमारी रक्षा के लिए सीमा पर सबकी सब तने हुए हैं। किस लिए? ताकि हम पर कोई आश ना आए, हम सुरक्षित रहें, हमारे देश का कोई बाल भी बाका ना कर सके। इसी तरह आप सबको भी निकलना पड़ेगा साथियों, अपनी भारत माँ की रक्षा करनी पड़ेगी खुद ब खुद। फौजियों की तरह बंदूक तो नहीं उठाएंगे कभी, लेकिन झाड़ू जरूर उठाएंगे और दिखाएंगे कि झाड़ू काफी है सफाई करने के लिए, आप सबको सबक सिखाने के लिए जरूर। और इस बार इतिहास लिखेंगे हम लोग मिलकर कि आम इंसान जिसके पास ना ज्यादा पैसा है, ना कोई गुंडे हैं, ना कोई बाहुबल है, उसमें हिम्मत जरूर है। और इस बार दिल्ली के आम लोगों ने मिलकर अपनी उन्नति के लिए, सच्चे स्वराज के लिए भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाया और ऐसी चुनौती दी और आम आदमी की सरकार बनाई, यानी कि खुद की अपनी सरकार बनाई। साथियों, महाभारत शुरू हो गया है। ये लड़ाई है धर्म और अधर्म के बीच, फैसला आपको करना है। धर्म का साथ दोगे कि अधर्म का, आप फैसला कीजिए। कांग्रेस और बीजेपी एक तरफ और दूसरी तरफ आम इंसान की परेशानी और आम आदमी पार्टी, फैसला आपको करना है। ये आर या पार की लड़ाई है और इस पार्टी में कोई नेता नहीं है,
कोई अनुयायी नहीं है, गुरु शागिर्द नहीं है साथियों, सबकी सब सिपाही हैं, सबकी सब सिपहसालार हैं। आप सब लोग हैं, अर्दली भी आप हैं, जनरल भी आप हैं, सब कुछ आप लोग हैं। हम सब मिलकर लड़ेंगे लड़ाई। और बहुत हो गया ये ओछी राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जाट दलित की राजनीति, स्वर्ण की राजनीति, ओबीसी की राजनीति, बहुत हो गया है दलित की राजनीति। बिल्कुल नहीं, अब राजनीति होगी, लेकिन होगी आम आदमी की राजनीति, बिजली दाम की राजनीति होगी, अब महिला सुरक्षा की राजनीति होगी अब। और इसको लेकर सवाल पूछेंगे हम लोग, बेवकूफ नहीं बनेंगे। अंग्रेजों ने तो एक बार बांटा था साथियों, एक बार। इन नेताओं ने तो बार बार बांटा है हमको, हम लोग बंटते रहे, गुमराह होते रहे। कब तक? अब मौका आ गया है निकलने का बाहर, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए साथियों, अपने खुद के लिए। इसलिए हमारे पर एहसान नहीं करना। अरविंद भैया पसंद होंगे बहुत, कई लोगों ने मुझे भी टीवी में देखा होगा। हमारे लिए नहीं करना साथियों, अपने लिए करना। अरविंद भाई का एक जवाब मुझे बहुत पसंद आया। किसी ने उनसे पूछा कि अरविंद भाई, अगर आपके सिर्फ 10 सीटें आती हैं तो आप क्या करेंगे? आपकी पार्टी तो हार जाएगी। अरविंद भाई ने कहा, हमारी फिक्र नहीं करो, सोचो तुम लोग क्या करोगे अगर हम लोग हार जाते हैं। सवाल यही है, बात हमारी नहीं है। इस बार इज्जत जो दांव पर है ना, वो अरविंद केजरीवाल की अकेले की नहीं है, या शाजिया की, आपकी छोटी या बड़ी बहन की। इस बार दांव पर आप सबकी इज्जत है, आप सबकी इज्जत है इस बार दांव पर। मेरे अकेले की नहीं है साथियों, मेरा अकेले का देश नहीं है ये हम सबका देश है। हम सब चिंतित हैं, हम सब परेशान हैं, हम चाहते हैं कोई समाधान। हम इस निराशावाद से निकलना चाहते हैं साथियों। बचपन में मैत्री शरण गुप्त की कविता पढ़ती थी, नर हो न निराश करो मन को। अब समझती हूँ उसके मायने क्या है। पहले रटा रटाया था मामला, अब उसके जो एक एक शब्द है ना, उसको मैं सोचती हूँ उसके बारे में। नर हो न निराश करो मन को, और नर में नारी भी शामिल है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। समझो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जब को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। साथियों, अखिलेश्वर मदद के लिए है। इस बार नए नए रास्ते देखने को मिल रहे हैं। ये लोग हमारे बोर्ड्स, होर्डिंग्स हटाते हैं, लोग आम आदमी पार्टी के झंडे लेके निकलते हैं, बैनर लेके निकलते हैं। कहां तक रोकेंगे, कहां तक रोकेंगे? ये कहते हैं नहीं जीत पाओगे, करोड़ों रुपए नहीं है, गुंडे नहीं है, आपके साथ बाहुबल नहीं है, चलत्तरबाज नहीं हो, क्या जानते हो तुम लोग? हम कहते हैं इसीलिए तो जीतेंगे क्योंकि गुंडे नहीं हमारे पास, इसीलिए तो जीतेंगे क्योंकि करोड़ों रुपए नहीं हमारे पास। हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि हमारा खून सुर्ख है, हमारी आंखों में आंसू है, दिल में मशाल जल रही है क्रांति की, देशभक्ति की। इसीलिए तो जीतेंगे। जीतने की आम आदमी सही कह रहा है, आम आदमी जब जागेगा तो एक मुकम्मल क्रांति की तरह पूरा, आप बता सकते हैं जो रेवोल्यूशन होता है, एक पूरी क्रांति होती है, वो देखने को, इनकलाब सही मायने में। कहते हैं ना, हर कोण में ब्रह्मांड बसता है। आप सबके अंदर वो जज्बा है, वो हिम्मत है, सिर्फ आगे निकलना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। आप सबके अंदर है वो खूबी, हम रियलाइज नहीं करते हैं, आप सबके अंदर है वो पूरे की पूरी तौर पर। आप संपूर्ण क्रांति है, आप सब लोग मिल जाए और एक आम आदमी पार्टी का परिवार बन जाए, तो ये क्या, इनसे बड़े बड़े लोग कुछ भी कोशिश करना चाहें, लेकिन आपको सत्ता में आने से नहीं रोक सकते। हजारों गुंडे भेज दे, हजारों पुलिस वाले भेज दे, हमारे सारे होर्डिंग्स फाड़ दें, हमें परेशान करें, डराए धमकाए, लेकिन अगर दिल में जज्बा हो क्रांति का ना, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। साथियों, आपको फैसला करना है, ये आर या पार की लड़ाई है, ये आपको फैसला करना है। और एक और बात, बहुत सारी अफवाहें सुनने को मिलेंगी मेरे बारे में, अरविंद भाई के बारे में, दुनिया भर के किस्से कहानियां होंगे, सर्वे में तो ये आया, इसमें ये आया। आपको फैसला करना है, क्या जाने माने पुराने बेईमानों को ही वोट देंगे कि इस बार कोशिश करेंगे कि ईमानदार इंसान, असरदार इंसान, वफादार इंसान
आपके बीच से जाए और आपकी बात करे। क्या चाहते हैं आप? ये फैसला आपको करना है साथियों, मुझे अकेले को नहीं करना है। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको चुनना है अपना उम्मीदवार, आपको चुननी है अपनी राजनीति, आपको चुनना है अपना भविष्य। और राजनीति सबको करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति के वजह से ही जो दाम आप देख रहे हैं, जो महंगाई आप देख रहे हैं, जो महिला सुरक्षा को लेकर दिक्कतें आप देख रहे हैं, वो उसी के वजह से है। वो जरूरी है साथियों। एक और चीज बड़ी अजीबोगरीब आरकेपुरम में देखने को मिलती है। जहां जाओ कहते हैं कि हमने देखा जो एमएलए फंड है यहाँ का, मैंने देखा, उसको स्टडी किया, अध्ययन किया मैंने काफी गौर से। 4 करोड़ जो हो गया है एमएलए फंड, सोचिए किस लिए खर्च किया गया। ज्यादा से ज्यादा वो एमएलए फंड गया है पार्कों के सुंदरीकरण में। अब इसका मतलब क्या है? बेंचेस हर जगह देखो तो वहां पे इतनी बड़ी बड़ी घास, पेड़ नहीं, पत्ते नहीं, फूल नहीं, गमले नहीं, लेकिन बेंच बहुत ढेर सारी हैं। और हर बेंच में लिखा है सौजन्य से अरखा सिंह, सौजन्य से धर्मवीर सिंह, सौजन्य से राधे श्याम। अरे भैया, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़कर ही बनवाया है कि हमारे ही पैसे से, हमारे टैक्स पेयर जो हम लोग हैं, हमारी पैसों का आपने पैसा लगाया और सौजन्य से अपना नाम लिख दिया? गलत है ये होना चाहिए सौजन्य से आम आदमी। शर्म आती है मुझे, कितने छोटी सोच है इन लोगों की। हर स्ट्रीट लाइट में लिखा होता है सौजन्य से। इतनी स्ट्रीट लाइट, उससे बड़ा इतना बोर्ड कौन लगवा रहा है? हमारे पैसों से। लगाने वाला कौन है? वही जो हमसे सैलरी लेता है, हमारे पैसों की सैलरी खाता है। नाम किसका लिखा है? मैडम साहिबा का। क्यों भाई? हमारे पैसे हैं। क्या हमें इतना हक नहीं है कि हम जहां पैसे अपने खर्च करना चाहें वहां पे पैसे खर्च करें? यह मतलब स्वराज का मतलब यह है कि जो हम टैक्स दे रहे हैं साथियों अपनी सरकारों को, उसी टैक्स से एमसीडी के दफ्तर चल रहे हैं, सरकारी दफ्तर चल रहे हैं, सारा खर्चा पानी हो रहा है। तो क्या हमें हक नहीं है ये पूछने का कि भैया कहा तो था सीवर लाइन लगाओगे? एकता विहार वाले पूछे, वसंत विहार वाले पूछे कि भैया हमें राव तुलाराम का फ्लाईओवर नहीं चाहिए था, क्यों दे दिया हमको? हमें नहीं चाहिए था ट्रैफिक जैम, क्यों दिया हमको? ये सवाल पूछने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ कर दिया प्रजातंत्र को इन्होंने, महारानी महाराजा तंत्र वापस ले आए ये लोग। हम लोग पूछ ही नहीं सकते, बस एक बार एमएलए आ गया, एमपी आ गया तो बस चुपचाप बैठे रहो, बर्दाश्त करो, उनकी मर्जी, जैसे पैसा खर्च करना चाहे करे। अरे भैया, आपके बाप का पैसा नहीं है, माफ कीजिएगा, ये हमारा पैसा है, ये हमारी आमदनी का पैसा है। सरकारी कर्मचारियों से पूछिए कितनी मुश्किल से, मेहनत से वो कमाते हैं पैसा, फिक्स उनकी इनकम होती है। एक्सपेंडिचर की जहां बात आती है खर्चे की, तो उनका तो पेंशन काट लिया जाता है। वाजपेयी साहब ने शुरू किया तो सरकारी कर्मचारी कितने यहाँ पे बताइए, हाथ ऊपर कीजिए, देखिए ये बताएंगे आपको। 2002 पे या 2004 में वाजपेयी जी ने सेंट्रल पेंशन स्कीम के तहत इनकी अपनी तरफ का तो पेंशन घटा दिया, अब मनमोहन सिंह ने जारी रखा। सही बात है कि नहीं? और अपना खर्चा करने के नाम पर कुछ भी नहीं। सही बात है, अपना खर्चा भी तो कम करो, अपना खर्चा तो कम करो, उसके नाम पर कुछ नहीं है। पूछने गए इनसे, एक बार में नहीं गए, पूछने गए कोई सरकारी कर्मचारियों से क्या बीतती है इनके ऊपर। इतनी महंगाई है, इतनी ज्यादा, दूध हो, पानी हो, फल हो, सब्जी हो, बिजली हो, कुछ भी हो साथियों, पेट्रोल हो, डीजल हो, अंकुश लगाने वाला कोई है? कोई नहीं है। पूछने वाला कोई है? स्वास्थ्य सेवाओं को देखने वाला कोई है? कैसे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, कोई पूछने वाला है? नहीं है। पूछना पड़ेगा और हम पूछेंगे, और हम मिलकर पूछेंगे और जवाब मांगेंगे। इसीलिए और सिर्फ इसीलिए आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है। बहुत हो गया ये मजाक जनतंत्र के नाम पर साथियों, बहुत हो गया है मजाक। अफसोस होता है देखकर। मैं जाती हूँ, साथियों वक्त की जरूरत है, आप लोग बाहर निकले, सवाल पूछे, कांग्रेस वालों से भी पूछिएगा कि आप भी तो यहाँ पे शासित हैं 15 साल से, और भाजपा वाले बहुत बोले ना, तो उनसे भी पूछिएगा कि एमसीडी में क्या कर रहे हो? करप्शन की तो बहुत बातें करते हो, एमसीडी में हो क्या रहा है आजकल? कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं? उसी कॉन्ट्रैक्टर को मिलते हैं जो बार बार सड़कें खराब करता है।
शौचालय के नाम पर इतनी स्कीमें हैं, लेकिन सब स्कीमों का वायोलेशन है, उल्लंघन है। पूछना पड़ेगा, उनसे पूछिए जाकर कि क्यों डरते हो आरटीआई से, डरते क्यों? देखिए, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, आप लोग को आरटीआई का जवाब देना पड़ता है ना। जो लोग पूछते हैं ये क्यों नहीं देते पार्टी वाले, इनसे भी पूछिए, इनसे पूछवाइए क्यों डरते हैं। 2000 करोड़ कांग्रेस के पास आधिकारिक तौर पर, अनाधिकारिक तौर पर तो पता नहीं कितना होगा अनऑफिशियल, लेकिन आधिकारिक तौर पर सफेद पैसा जो उनके अकाउंट में है वो 2000 करोड़ का है, और भाजपा के पास 800 करोड़ का। सोचिए इतना बड़ा अमाउंट है ये साथियों, कितना बड़ा अमाउंट है, सीधे सोचिए। ये बताते नहीं है पैसा कहां से आया। आप किस बात से डरते हो भैया? किसी आतंकवादी संगठन ने दिया है? बताइए, दाऊद इब्राहिम ने तो नहीं दे दिया। कहां से आया पैसा? किसी स्मगलर ने दे दिया। तो क्यों डरते हो? किस बात का डर है? बताओ हमको, हम जानना चाहते हैं। जब भी हम कुछ सवाल पूछते हैं तो बार बार कहते थे कि तुम क्या हो। हर एक बात में तू कहता है कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। बार बार हमसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। आप तो चुने हुए नेता नहीं हैं, आप तो चुने हुए हो। आप बताइए कहां से पैसा आ रहा है आपके अकाउंट्स में? और ये तो वाइट पैसा है, ये तो आधिकारिक पैसा है, ऑफिशियल। बाकी पैसे का सोचिए आप, इनसे पूछिए। जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग साफ साफ है कि कोई भी इंसान जिसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। ये सही है कि गलत? आप बताइए, सही है? किसी के खिलाफ अगर क्रिमिनल केस हो, क्या उसे इजाजत होनी चाहिए एमएलए या एमपी बनने की? बोलिए, और ये पूछिए उनसे कि क्यों डर गए, इस पर क्यों नहीं साथ हुए। तो जब जब आपके पास कांग्रेस और भाजपा वाले आए, या उनके भाड़े के लोग आए, या कुछ लोग जो इस तरह का दगाबाजी देश के साथ करने को तैयार हैं आए और आपको बहलाए फुसलाए, तो आप पूछिएगा भाई इसका जवाब क्यों नहीं देते? पहले इसका जवाब दे दो, तब आएंगे आगे। अरविंद भाई ने हम सब लोगों से एक एफिडेविट लिखवाया है, कानूनी कागज पर, जानबूझ के जो 100 रुपए का कागज है उस पर लिखवाया है। उसमें लिखा है अगर मैं शाजिया इल्मी एमएलए बनती हूं, और ये सारे के सारे उम्मीदवारों ने लिखा है 70 की 70 सीटों पर हम लड़ रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ, और 70 के 70 उम्मीदवारों ने एफिडेविट लिख कर दिया है कि अगर मैं एमएलए बनता हूं या बनती हूं तो मैं सरकारी लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगी, मैं बड़ा सरकारी बंगला नहीं लूंगी, और मैं अनाप शनाप सरकारी खर्चा नहीं लूंगी। मैं चुनाव सुधार के लिए, राइट टू रिजेक्ट के लिए लड़ूंगी, मैं जन लोकपाल के लिए लड़ूंगी, और मैं आम इंसान के स्वराज के लिए लड़ूंगी। साथियों, ये कानूनी कागज है, किसी की हिम्मत है इनकी? अगर ये आपसे उल जलूल बातें करें, बहलाए फुसलाए, तो कहे कि तो हार ही रहे हैं। आप पूछिए हारे या जीते इसकी चिंता नहीं है, लेकिन लोग तो ठीक है, प्रमाण तो दे रहे हैं। आपका प्रमाण क्या है? अपना प्रमाण दिखाओ। वो दिखाने को तैयार नहीं है। बीसीसीआई में आप देखिए, राजीव शुक्ला, अरुण जेटली, एक कांग्रेस का राज्यसभा का एमपी, एक भाजपा का राज्यसभा का एमपी, मिलकर बेवकूफ बनाते हैं और हम बेवकूफ होते हैं और कहते हैं हम अलग अलग हैं। ये लोग मिलकर ना पार्टी खेलते हैं ये लोग, लेकिन एक ही क्लब में बैठे हुए हैं, इनकी अपनी पार्टी चल रही है एक साथ। शाम को देखिए इनको, मिलकर प्लान बनाते हैं हमें लूटने के। मिलकर हर एक पार्टी में ये लोग मिलते हैं और प्लान बनाते हैं अपने कॉकटेल्स पर, मॉकटेल्स पर, जो कुछ भी पीते हो वो उनकी मर्जी, उस पर प्लान बनाते हैं कैसे और जनता को बेवकूफ बनाया जाए, कैसे स्कीम्स लाई जाए, किस तरह से और पैसा निकाला जाए, सरकारी कोष का कैसे बेजा इस्तेमाल किया जाए, और टैक्स पेयर को यानी हमको और आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाए। साथियों, भ्रष्टाचार का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। भ्रष्टाचार की कोई जाति भी नहीं होती, और अत्याचार का भी कोई धर्म और जाति नहीं होती। अगली बार ये धर्म और जाति की बात करेंगे, आप पूछिएगा भ्रष्टाचार का धर्म क्या है और अत्याचार का। हर एक धर्म से आपको लोग मिलेंगे जो भ्रष्टाचारी हैं, अत्याचारी हैं, और हर एक धर्म के लोग मिलेंगे आपको जो देशभक्त हैं, जो ईमानदार हैं। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए इस बार बटिएगा नहीं। फिर से इन्होंने राम मंदिर मुद्दा छोड़ा है, फिर से बार बार कहते हैं, और हम लोग मजाक उड़ाते हैं इनका। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वहां बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अनिश्चित काल का डेट चलेगी। पूरा पैसा खा रहे हैं सच में।
सही बात। भगवान को भी नहीं छोड़ा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? भगवान ही को नहीं छोड़ा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? भगवान ही के नहीं हुए तो इंसान के क्या होंगे? सोचिए जरा। और बहुत से लोग कहेंगे आगे का, सबके सब हमारे देश में सिपोलॉजी करते हैं, सबकी सब एनालिसिस करते हैं, सर्वे करते हैं। आपकी तो सिर्फ 10 पार्टियां आएंगी, 10 सीटें आएंगी, इनकी तो 35 आएंगी। इनको वोट देना चाहिए उनको। आप सोचिए, आप ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आपको सही कर्म करना है, जो आपको लगता है, जो आपका विवेक कहता है, आपका ज़मीर कि मैं जो मेरे देश के लिए अच्छा होगा, मेरे परिवार के लिए अच्छा होगा, मेरे पड़ोसी के लिए अच्छा होगा, वो मेरा अपना होगा। घर में बेटी की शादी होती है, आप अच्छा लड़का ढूंढते हैं ना कि बिटिया को प्यार मिले, सम्मान मिले, अत्याचार जुल्म ना हो। सही बात है कि नहीं? कौन कौन पिता हैं, कितने लोग जिनकी बेटियां हैं, बताइए। अच्छा घर ढूंढेंगे ना बेटी के लिए, ढूंढेंगे ना। वैसा घर तो नहीं ढूंढेंगे जहाँ पे जुल्म होगा या अत्याचार होगा। लेकिन रिश्ता 2 ही घरों से आया है अभी तक। रिश्ता आया उन्हीं 2 घरों से जो अत्याचार करेंगे या ज्यादा पैसे मांगेंगे। अब एक अच्छा घर मिल जाएगा, बेटी के लिए एक ऐसा घर चाहिए जहाँ पे सम्मान हो, प्यार हो, भागीदार हो आपकी बिटिया। ऐसा घर चाहते हैं तो जुल्म बिला वजह ना सहिएगा। एक विकल्प आया है, एक अच्छा घर मिल गया है। वैसे ही राजनीति को देखिए, कब तक जुल्म बर्दाश्त करेंगे? उन्हीं लोग ठगों को, डकैतों को क्यों जिताएंगे आप? अब एक अच्छा विकल्प मिल गया है प्रमाण के साथ। अरविंद भाई ऐसा इंसान जिसने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी, इनकम टैक्स कमिश्नर की, और आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्स कमिश्नर कितना पैसा कमा सकता है ऊपर का, समझ सकते हैं आप लोग। वो छोड़ छाड़ के आया है। और एक और बात जो कोई कहता नहीं है, जो मैं खुद सोचती हूँ, हमें चुप कराने के लिए साथियों, हमने अनिल अंबानी के खिलाफ खुलासा किया, बिजली कंपनी वाला, मुकेश अंबानी के खिलाफ खुलासा किया, गडकरी के खिलाफ खुलासा किया, शीला दीक्षित के खिलाफ खुलासा किया, सलमान खुर्शीद के साथ खुलासा किया, प्रफुल्ल पटेल के जो जितने भी कुकर्म हैं उनको उजागर किया कि नहीं किया? सबके सामने बार बार किया। अगर हम चुप रहते तब भी तो हमें पैसे मिलते। क्या आपको लगता है कि हमें चुप कराने की कोशिश नहीं की गई? अगर वाकई में सत्ता भोगना चाहते थे तो क्या कोई राज्यसभा का टिकट भी तो ले सकते थे? सही बात है कि नहीं? हमें चुप कराने के लिए करोड़ों रुपए दे देते। लालची नहीं है, सबका मकसद लालच नहीं होता, सच्चाई होता है किसी किसी लोगों का मकसद। देशभक्ति और देश सेवा और देश निर्माण होता है कुछ लोगों का मकसद। और इसी काम के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। इसलिए जो जो लोग यहाँ मौजूद हैं, सच्चे क्रांतिकारी और आने वाले इनकलाब के प्रतीक हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है और आप सब लोग आम आदमी परिवार के सदस्य हैं। हम एक परिवार हैं। और देखिएगा नतीजे जब आएंगे, एक सैलाब देखिएगा, एक सफेद टोपी का, जलवे का, एक आम इंसान के साहस का, हिम्मत का, जो बहुत हम लोग रोए हैं, परेशान रहे हैं। कैसे जिंदगी का गुजर बसर होता है, कैसे गृहिणी अपना घर चलाती है, बच्चे बढ़ते जाते हैं, यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा नहीं मिलता, वही जो है पैंट और जो है सिलाई इसके नीचे हो जाती है कि बच्चा और 2 साल काम चला लेगा। सही बात है ना? मुश्किल है ना जीना, मतलब मुश्किल है। इसलिए साथियों वो बदलना पड़ेगा। राजनीति में जैसे मैंने कहा, राज को खत्म करना पड़ेगा। राजनीति में सिर्फ राज है साथियों, और इस राज को हटाना पड़ेगा। नीति कैसी होनी चाहिए? एक तो नीति आए और वो नीति हो लोक नीति, यानी कि लोगों की नीति, लोगों के लिए नीति, लोगों के हिसाब से नीति, लोगों के मन अनुसार नीति। ऐसी नीति जिससे उनका भला हो। आपके कॉन्ट्रैक्टर को जो आपको कट मिल रहा है उसके लिए नहीं। इसीलिए अरविंद भाई ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग आम आदमी करेगा। उद्योगपति 2 करोड़ तुम्हें दे दें, ना लेना, लेकिन देश के लिए चंदा मांगना फक्र के साथ, और आम आदमी और आम औरत और आम परिवार वो फंडिंग करेंगे हमारी। आपके पैसे से लड़ेंगे, पोस्टर बनवाएंगे, पैम्फलेट, और निस्वार्थ भावना से जो हमारे सारे वॉलंटियर्स लगे हैं। सोचिए, ऐसा भी वक्त है कि एक भी आप जानते हैं, कोई एक आप में से किसी पैसे के लालच में नहीं आया, सिर्फ पानी पिला पा रहे हैं आपको। क्या करिए, इतने पैसे नहीं हैं। हमारे साथियों को देखिए, सबकी सब ऐसी कोई पार्टी क्या हो सकती है जिसमें लोग सिर्फ सेवा के लिए आए, जो कहे नहीं हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाना दीदी, बहुत महंगा हो जाएगा,
बस एक वक्त ही चाय दे देना, कुछ चावल दाल मिल जाए काफ़ी है। कोई के लोग तो औरों को खिला देते हैं, कोई आता है इसको बुरा लगता है, हमें अन्न दे के चला जाता है। तो लोग अन्न से, तन से, मन से, धन से लगे हैं हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अरविंद भाई की बातों में, आम आदमी पार्टी की बातों में, उसके दर्शन में, उसकी सोच में कुछ नया नजर आता है। बहुत से नेताओं के इंटरव्यू किए हैं, बड़े बड़े नेताओं के, कई पीएम का भी मैंने इंटरव्यू किया, बहुत से सीएम के इंटरव्यू किए, बड़े बड़े मंत्री लोग के इंटरव्यू किए, लेकिन सबको देख के लगा अरे कैसे लोग हैं भैया ये लोग, क्या करेंगे। अफसोस हुआ, अपने हालात पर रोना आया सच में। लेकिन जब मैं अरविंद भाई से मिली, पहले आरटीआई के संदर्भ में इनके बारे में पढ़ा, फिर एकाएक जब मुलाकात हुई अन्ना के आंदोलन में, मुझे लगा ये है मेरा भाई, ये है वो वही सिपाही जिसको इस देश को जरूरत है। और हम सब लोगों को फौजियों की तरह झाड़ू उठाकर चलना पड़ेगा सफाई के लिए, देश निर्माण के लिए और सच्ची आजादी के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। साथियों, अगर आप लोग आजादी चाहते हैं सच्ची, तो मेरे साथ कहिएगा आजादी। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, भ्रष्टाचार